ड्राई आई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कैटरेक्ट सर्जरी के साथ साथ अपना चश्मा भी उतरवा सकते हैं। लेज़र विजन करेक्शन से आपकी दुनिया बदल जाती है। फेशियल एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आई परमानेंट डैमेज हो जाती है। काला मोतिया ग्लोकोमा के कारण जो विजन चला गया वो वापस नहीं आता। पावर बढ़ती ही तब है जब फोकसिंग अच्छी ना हो। आई की जो ऑक्सीजनेशन है, जो कॉर्निया ऑक्सीजनेशन है, वो एयर से ही होती है। तो बीच में अगर कॉन्टैक्ट लेंस आ जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे। तो अगर लेंस आंखों के अंदर ही टूट जाए या अटक जाए, उस केस में क्या कर सकते हैं? तो रेटिना होल्स बहुत ही कॉमन चीज़ है। 8 से 10% पॉपुलेशन में नॉर्मली भी होती है। 90% पॉपुलेशन में कैटरैक्ट अकर्स विद एज। तो हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं उस रेडनेस को हटाने के लिए, उस जलन को हटाने के लिए। सही लेंस का चयन इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो लेज़र विजन करेक्शन -6 -7 के बाद ना हम करते नहीं। विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइनेस। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिट तक। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तवा और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है। आज हम बात करेंगे एक सीरियस इशू पर। पोल्यूशन के बीच सांस लेना ही मुश्किल है और लोगों को आंखों में जलन, धुंधला दिखना और आईसाइट वीक होना भी फील होने लगा है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर वरुण गोगिया, एम्स ट्रेंड एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एमबीबीएस, एमडी और सीनियर रेजिडेंसी एम्स से कंप्लीट की है और उन्हें बेस्ट जूनियर रेजिडेंट और आईजीओ सिल्वर अवार्ड 2016 से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। डॉक्टर, जब भी हम आई हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जहन में आता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। सबसे कॉमन इशू है। यस। तो ये होता क्यों है? क्या ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? सो ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कैटरैक्ट एक एजिंग फिनोमिनन है जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, जो आपको भी होएगा, मुझे भी होएगा, हर किसी को होएगा। 90% पॉपुलेशन में कैटरैक्ट अकर्स विद एज। सो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी या मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, सबको एक एक लेवल के बाद इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग। जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती है, सो स्किन लूज हो जाती है, ऐसे लेंस जो हमारा नेचुरल लेंस भगवान ने दिया है, जो कि जो रोशनी है, जो लाइट है, जो इमेज है, उसको रेटिना पे फोकस करता है, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। कोई भी चश्मा भी देख लीजिए आप, तो स्क्रैची हो जाता है। सो इट्स लाइक कि अंदर का जो लेंस है वो स्क्रैची हो गया है। तो इट हैपन्स विद एजिंग। बट इसमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो पहले एज थी कैटरैक्ट होने की, दैट वाज 70 ईयर्स, which has come down from last 50 years to 50-55 years. आई वाज अबाउट टू आस्क इट कि क्या यंगस्टर्स को कैटरैक्ट नहीं हो सकता? अब बहुत होने लगा है। जब मैंने 16, 17, 18 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तब हम जो कैटरेक्ट सर्जरीज करते थे वो 65, 70, 68, 75, 80 में करते थे। बट ऑफ लेट पोस्ट कोविड अब थे कि जो मीडियन एज ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी होगी ना, वो 52, 53 ईयर्स की। रीजंस क्या आपको नजर सो आता है? जैसे कि आपने बोला कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सो इट्स नॉट अ डायरेक्टली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, बट आई वुड सजेस्ट कि प्री मेच्योर एजिंग हो रही है। सो इट्स स्ट्रेस इंड्यूस्ड, फूड इंड्यूस्ड, बिहेवियर इंड्यूस्ड प्री मेच्योर एजिंग। प्री मेच्योर एजिंग में मतलब डायबिटीज़ मुझे नहीं लगता पहले 65-70 ईयर से पहले होता था। हाँ हाँ। 35-40 पे यू आर डायबिटिक। ब्लड प्रेशर्स 60-70 साल पे जाके लोगों को होता था, अब 40-45, इनफैक्ट आपके कुलीग्स को भी होगा, मेरे कुलीग्स को भी है। एंड सेम विथ थायराइड। सो ये जो एक मिश्रण है ना इन सब चीज़ों का, बीमारियों का, दैट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्री मेच्योर एजिंग बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। सो लाइफ स्टाइल इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग आवर बॉडी एंड कॉजिंग प्री मेच्योर एजिंग। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आँख 20 साल पहले बूढ़ी हो रही है तो बॉडी भी 20 साल पहले बूढ़ी हो रही है। सो इट्स नॉट कि लाइफ के डायरेक्ट कैटरेक्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो बॉडी की एज फास्ट हो रही है। जैसे पोल्यूशन है जिसके बारे में अभी बात की, और गैजेट्स का यूज, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया डॉक्टर। आप मुझसे पूछेंगे ना, एक दिन में 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज सब यूज करने लग गए हैं मोबाइल फोन्स। मतलब कांस्टेंट एक्सपोजर है, नॉट जस्ट मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी। तो उससे भी आपको लगता है कि हो रहा है कैटरैक्ट? So pollution per se would not affect the cataract, but pollution से आँख की और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही है।
अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि हमारे 35% पॉपुलेशन जो मेरे पास अभी क्लिनिक में आ रही है, दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन. So people are coming with burning of eyes, itching, irritation, और पिछले 15 दिन से तो the redness is very atypical, which we generally don't see. Right. So पूरी eyes red हैं, and we have to put them on steroids. हमें steroids देने पड़ रहे हैं उस redness को हटाने के लिए, उस जलन को हटाने के लिए, because it's not responding to normal medications. तो वो आई वुड से कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है इस टाइम, बट डायरेक्टली इट डजेंट अफेक्ट कैटरैक्ट, बट लाइफस्टाइल जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, वो बहुत दिक्कत वाला काम है. गैजेट्स की अगर हम बात करें तो गैजेट्स से अगेन इट डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट कैटरैक्ट, बट गैजेट से जो हमारा मायोपिया है, जो माइनस नंबर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो इफ़ यू आर ऑन फॉर यूजिंग इट फॉर वेरी नियर वर्क फॉर वेरी लॉन्ग, तो जो पावर है ना बढ़ती चली जाती है. एंड पीपल हु हैव हाई मायोपिया, जिनका नंबर माइनस में बहुत ज़्यादा है, उनका कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है. सो इट ऑल थिंग्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अर्ली कैटरैक्ट, बट इन देयर ओन वे. इट्स नॉट डायरेक्ट कोरिलेशन, बट दैट्स इनडायरेक्ट कोरिलेशन. यस. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के तौर पर आप कहेंगे जो सबसे मेन कंसर्न्स आपके पास आते हैं पेशेंट्स के, वो कौन से? कैटरैक्ट वन इज सबसे पहले तो ग्लासेस की ज़रूरत. Right. तो बच्चों में चश्मे की ज़रूरत होती है. सो अभी तो अगर मैं कोई बच्चा बिना चश्मे के देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट समवन इज़ विदाउट ग्लासेस. क्योंकि इंडोर्स रहते हैं, पॉल्यूशन के कारण इंडोर रहना पड़ता है. इंडोर रहते हैं तो दोस्त नहीं है खेलने के लिए, तो गैजेट्स पे आ जाते हैं. गैजेट्स पे आ जाते हैं तो नंबर आ जाता है, तो चश्मा पहनना पड़ता है. स्कूल जाते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, होमवर्क कंप्यूटर पे आता है. सो कोई रास्ता बचा ही नहीं ना उनको आउटडोर जाने के लिए. सो दे आर मोर इंडोर्स, मोर ऑन गैजेट्स. सो पावर आ जाती है बहुत. तो बहुत रेयर बच्चे हैं जो बिना चश्मे के घूमते हैं. सो इट्स वेरी मतलब आई मस्ट से कि मुझे लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं या कौन से रास्ते पे जा रहे हैं कि हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ना खेलने के लिए निकल सकते हैं, और हम वी आर ऑक्यूपाइड विद आवर ओन फोन्स. बाहर निकलो तो हवा नहीं है, सांस नहीं है. ऐसी दुनिया की कहते हैं ना कल्पना हमने फिल्मों में की थी, मैं जो वो आ गया है. आज टुडे मॉर्निंग आई हैड गॉन टू माय daughter's school requesting them to put air purifiers because they don't have air purifiers. ACs लगे हुए हैं, but air purifiers की कभी नीड ही नहीं थी. बट अब आप स्कूल बच्चे भेजो कैसे? You can't send them. तो वहाँ पर जाके मुझे लगा कि where are we going? So मतलब स्कूल में ही बच्चों को एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है, तो फिर there is no point going. So बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं मास्क पहन के, वहाँ से गाड़ी मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, एंड देयर आर इचिंग, कफिंग, बहुत दिक्कत हो गई है. ये मैंने भी महसूस किया है कि बैठे बैठे डॉक्टर मेरे साथ हो रहा है कि आंखों से ना अचानक पानी बहने Watering, लगता है, वाटरी आईज, बहुत रेडनेस हो रही है. तो ये जो आप पोल्यूशन का कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में ज़रूर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म डैमेज भी आईज को कर रहा है? हाँ. सो जो बार बार जो इरिटेशन होती है ना, किसी भी चीज़ की अगर बार बार इरिटेशन हो तो वो ख़राब हो जाती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आप किसी भी चीज़ को रगड़े जाओगे तो इट विल गेट डैमेज, स्क्रैचेस आ जाएंगे. तो ऐसे ही अगर हमारी जो कॉन्स्टेंट कंजंक्टिवल वेसल्स हैं या जो ग्लैंड्स हैं वो बार बार इरिटेट होंगे, सो दे विल डाई डाउन. सो इट वुड लीड टू लॉन्ग टर्म ड्राई आइज. ड्राई आइज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हम सबको, इनफैक्ट है भी, विच वी डोंट रियलाइज. ये घातक है? इज इट रियली सीरियस? Again, I would say it's more of a discomfort rather than a blinding problem. But yes, people are dependent on eyes, on drops. डॉक्टर, कैटरैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लेंसेज कैसे चूज कर सकते हैं कैटरैक्ट के लिए? जैसे आपने बोला सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर आई हेल्थ की किसी को है तो वो कैटरैक्ट है. Yes. और अब यंगस्टर्स को भी होने लगा है. Yes. तो हाउ डू वी चूज द राइट लेंस? सही लेंस का चयन, इस्तेमाल कैसे किया जाए? So इसमें when we counsel our patients or when we decide on what patients को क्या, किस पेशेंट को क्या लेंस चाहिए होगा, सो उसमें हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक पेशेंट की एज क्या है, दूसरा पेशेंट का काम क्या है, और तीसरा पेशेंट की नीड क्या है. सो देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको मोबाइल पे काम है, किचन पे काम है और टीवी देखना.
सो इनके लिए हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज प्रेफर करते हैं जिसमें Okay. उनका दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लासेस. So nowadays cataract surgery is not just removing cataract, it's a cataract refractive surgery. मतलब cataract surgery के साथ साथ अपना चश्मा भी उतरा सकता है. अच्छा. तो नॉर्मल हाउसवाइफ पॉपुलेशन में वी प्रेफर मल्टीफोकल लेंसेज जिसमें उनका दूर का, नज़दीक का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, खाने बनाने का सारा चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती. फॉर पीपल हु हैव वर्क फार फ्रॉम देयर ओन प्लेस, जिनको रोज़ ड्राइव करके जाना है, बट दे नीड सम वट. सो नॉर्मली जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना तो पहले हम मोनोफोकल लेंसेज यूज़ करते थे. मोनोफोकल मतलब एक ही फोकस है, मोनोफोकस. अच्छा. देन तो उसमें दूर के लिए विजन साफ हो जाता था, नज़दीक के लिए 2.53 पावर का चश्मा पहनना पड़ता था. नाउ सिंस द टर्म कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी हैज़ कम, तो उसमें उसका मतलब ये है कि वो नज़दीक का 2.5 पावर नहीं पहनना पड़ेगा. तो बट लेकिन जिनकी ड्राइविंग है डेली की, उनको दूर के लिए ज़्यादा चाहिए और उनका सो मल्टीफोकल लेंसेज हैव लिटिल बिट ऑफ साइड इम्पैक्ट के नाइट ड्राइविंग में इश्यूज आते हैं. सो पीपल हु हैव टू ड्राइव लॉन्ग वी जनरली सजेस्ट देम अ मोनोफोकल लेंस. बट आजकल ना बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर वर्क एंड मोबाइल वर्क दे ऑल्सो डोंट लाइक कि उनको 2.5 नंबर पे या 3 नंबर पे डिपेंडेंट होना पड़े. सो न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ कम नाउ डेज विच इज कॉल्ड EDOF लेंस. EDOF लेंस. हाँ, एनहेंस डेप्थ ऑफ फोकस, जिसमें हमारी ये जो साइड इम्पैक्ट था या जो साइड इफेक्ट था नाइट ड्राइविंग में ग्लेयर का विद मल्टीफोकल लेंस विच इज़ नॉट देयर. तो वी आर एबल टू प्रोवाइड देम व्हेन द बोथ आईज आर, जब दोनों आंखें हो जाती हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रीडिंग उनकी बिना चश्मे की हो जाती है. बट फॉर माई फाइन रीडिंग दे माइट नीड ग्लासेस पहनने पड़ेंगे. +1 पावर, +1. सो सर्जरी. मोनोफोकल में 2.5 से 3 नंबर पहनना पड़ता है. अच्छा. EDOF लेंसेज के साथ 1 नंबर से काम चल जाता है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है. 1 नंबर तो आदमी ऐसे मसल से भी यूज़ कर लेता है. तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, किसका फ़ोन आ गया तो बार बार चश्मा नहीं लगाना. यू फॉरगॉटन योर ग्लासेज एट होम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप काम सारा चल जाएगा, बट बहुत देर पढ़ना होगा तो 1 नंबर का चश्मा लगाना. सो फॉर यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि हमें पता है उनको ड्राइव भी करना है, वी गो फॉर EDOF lenses. एंड जिसको फाइनेंशियली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि दीज लेंसेज आर लिटिल कॉस्टलियर, तो वी गो फॉर मोनोफोकल. सो मोनोफोकल लेंस तो हर किसी को डलेगा ही डलेगा, उसके बिना दिखेगा नहीं. सो उसके बाद प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि किसको चश्मा भी पूरी तरीके से हटवाना है. मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि चश्मा तो लगाना पड़ेगा. मल्टीफोकल लेंसेज में नहीं पड़ता. नहीं लगाना पड़ेगा. So that's the beauty of it. So of late we do get lot of patients जिनमें लेज़र विजन करेक्शन नहीं कर सकते. सो लेज़र विजन करेक्शन एक्चुअली 40 साल से पहले होता है अच्छा. जनरली, क्योंकि 40 के बाद हमारा नज़दीक का नंबर भी आ जाता है. तो सपोज इफ़ आई एम 45 एंड आई हैव डिस्टेंस पावर ऑफ -3, तो 45 पे मुझे -3 दूर के लिए लगाना है और 1.5 नज़दीक के लगाना है. तो ये केसेस में अगर हम लेज़र विजन करेक्शन से दूर का नंबर हटा देंगे तो फिर नज़दीक का तो फिर भी लगाना पड़ेगा. अच्छा. सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 45-50 में बिना कैटरेक्ट के भी आते हैं एंड दे वांट टू रिमूव देयर ग्लासेस. तो उन केसेस में हम लोग ये EDOF लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज से उनका नेचुरल लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं. इसको क्लियर लेंस एक्सचेंज बोलते हैं. ओके. दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ रिमूविंग स्पेक्टिकल्स आफ्टर 40. तो 40-45 के बाद आप कह रहे हैं सर्जरी ऑप्शन नहीं रह जाता. लेज़र सर्जरी, लेजर, हाँ. लेजिक सर्जरी के बारे में अभी हम बात लेसिक करेंगे. सर्जरी ऑप्शन नहीं रह जाता, तब हम प्री मतलब विदाउट कैटरेक्ट वी कैन रिमूव द लेंस. तो लेजिक सर्जरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 40 से पहले प्रेफरेबल रहता है. ये सर्जरी कितनी कामयाब है? सो ये मैं 20 साल पहले का अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग ऑप्थेल्मोलॉजी 20 साल पहले, तो तब हम पेशेंट्स को मना कर देते थे यार लेज़र विजन करेक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जब एम्स में काम कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा कॉस्मेटिकली नहीं काम करते. यू वर्क फॉर प्रॉब्लम्स, यू वर्क फॉर डिसऑर्डर्स, यू वर्क फॉर पैथोलॉजी. तो लेसिक बिकम्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर. तो हम इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं करते थे, या हमें भी लगता था पता नहीं कैसे होगा. बट ओवर लास्ट 20 years व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग आवरसेल्व्स, व्हाट आई फाउंड इज कि दुनिया बदल जाती है. लेज़र विजन करेक्शन से आपकी दुनिया बदल जाती है. आप खेल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप पार्टी कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, चश्मा छोड़ सकते हो. नेक्स्ट लेवल.
ये लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाना हो तो लेजिक सर्जरी है क्या? चश्मा हटा देना पूरी तरीके से? सो डिपेंडेंस खत्म करना? आई एक्चुअली एक कैमरे की तरह है जो कि पिक्चर लेती है और उसको इमेज करके ब्रेन को दिखा देती है। सो कैमरे में भी बहुत सारे लेंसेज होते हैं। सो आई में भी दो लेंस होते हैं, एक भगवान ने जो दिए, एक जो जो हम कैटरेक्ट की बात कर रहे थे जिसमें लेंस स्क्रैची हो जाता है, और एक आगे ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया को थोड़ी सी भी शेप चेंज कर देंगे ना तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो जिसकी -3 है उसको -3 के हिसाब से चेंज कर दो, जिसकी -6 है उसको -6 के हिसाब से चेंज कर दो, तो वो जो इमेज जो बननी है वो साफ हो जाएगी। सो इट्स लाइक चेंजिंग योर लेंस ऑफ योर कैमरा, तो उससे विजन बिल्कुल साफ हो जाती है। तो हम चश्मे से भी तो यही करते हैं ना, हम एक लेंस लगा देते हैं जो कि हमारा पावर को करेक्ट कर देता है, तो वो हम इनबिल्ट कर देते हैं, कॉर्निया की शेप चेंज कर देते हैं जिससे विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि कल तक आप -6 थे, चश्मा नहीं था तो आप ब्लाइंड थे, और -6 वाले का अगर अगले दिन उसको सब कुछ दिख रहा है तो उसकी तो दुनिया बदल गई ना। वो सुबह उठते ही पहले चश्मा ढूंढता है कहाँ पड़ा कि है। कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे क्या रखा है, नहीं, पानी वो का ग्लास चश्मा कहाँ रख है। दे और फिर भूल जाए तो उसके बाद चश्मा ही ढूंढते रहते हैं सब लोग। सो वो एक जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल होता है ना, जो वो मिराकुलस चेंज होता है, वो आप उसी से पूछ सकते हो जिसका -18 था, -20 था। इतने भी होते हैं? हाँ, सो आजकल ना नए लेंसेज आ गए जिनको हम फेकिक लेंसेज बोलते हैं, जो नेचुरल लेंस के ऊपर ही रख देते हैं। इट्स लाइक वियरिंग अ कॉन्टैक्ट लेंस इनसाइड योर आई, बट इट इज परमानेंट। बट इट्स परमानेंट। तो -20 वाला बच्चा तो यहाँ तक भी नहीं दिखता था उसको, और वो सब कुछ देख रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, तो उसकी तो दुनिया चेंज हो गई ना। तो डॉक्टर क्या ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है? सो अगर मैं बोलूँ -6 -7 के नीचे तो कॉस्मेटिक मान सकते हैं, बट -6 के ऊपर वाला उसका चश्मा गिर गया, टूट गया तो ब्लाइंड हो जाता है, तो उनको हम थेरेपेटिक मानते हैं। थेरेपेटिक मतलब इट्स रिक्वायर्ड फॉर हिम। भाई आप -9 का चश्मा लगा के घूम रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट। चीज़ें जितना माइनस नंबर होता जाता है ना उतनी चीज़ें छोटी होती जाती हैं, तो छोटी चीज़ें नहीं दिखती उनको। सो माइनस लेंसेज के कारण ना एवरीथिंग बिकम स्मॉलर। सो उनके लिए एक कप वुड बी लाइक दिस। सो जैसे ही वो सर्जरी कराते हैं ना, उनको लगता है सब कुछ इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। महंगा है, जैसे आपने कहा, कितने का खर्च बैठता होगा इस प्रोसीजर के लिए अगर किसी को कराना है तो? सो एक बुके है, बुके में हर तरह की वैरायटी है। सो उस बुके में से जो चूज़ करना कर सकते हैं। सो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 टू 2 लाख 2.25 के बीच में सारे लेज़र विजन करेक्शन प्रोसीजर्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग फेकिंग लेंसेज फॉर बोथ आईज। सो दैट बिकम्स 25,000 पर आई, नॉट मच। मतलब मेरे को लगता है हम अपना फ़ोन ही 1-1 लाख रुपए का फ़ोन लेके घूम रहे होते हैं। सो और फ़ोन तो 2 साल बाद ख़राब हो जाना है, और जो आपने चश्मा उतरवाया है वो ज़िंदगी भर चलना है। तो हाउ मच यू कैन सेव आउट ऑफ दैट। इनफैक्ट जो स्पेक्टिकल्स हम पहनते हैं 5-5 6-6 हज़ार के, वो 2 साल में लेंस फिर ख़राब हो जाता है, फिर बदलाते हो। लेज़र विजन करेक्शन से वो परमानेंट आ गया। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो आई थिंक 500 टाइम्स कॉस्ट सेव करते हैं लेज़र विजन करेक्शन से। लेकिन क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? क्योंकि हमारे देश में तो ये होता है ना कि भ्रम पहले ही फैला दिया जाता है, ये मत कराना, इससे ये हो जाएगा। सो डिसएडवांटेज जिसको होना होता है ना, उसको हम पहले ही स्क्रीन आउट कर लेते हैं। सो वी गो फॉर लेज़र विजन करेक्शन ओनली फॉर दोज हु आर फिट फॉर इट। तो उसका पूरा फिटनेस, उसको हम लेसिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। सो विच इज़ अ 2 आवर प्रोसीजर, जिसमें हम एआई के बेस पे पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम होएगी कि नहीं होएगी। अच्छा। सो देर आर एल्गोरिदम्स विच, सो मल्टीपल लेवल्स पे चेक होता है। सो पहले मैं चेक करूँगा, फिर मेरी मशीन चेक करेगी, इवन ऑन द डे ऑफ सर्जरी। सो एब्लेशंस, हम लोग पहले से ही एब्लेशन चेक कर लेते हैं कि कॉर्निया की शेप कैसे होगी। वो शेप जो है वो बाद में एज के साथ जो चेंजेस आने हैं उसके साथ तो बाद में जाके प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड, बिफोर गोइंग अहेड फॉर सर्जरी। सो वी, ऐसा नहीं कि आप आए और मैंने सर्जरी कर दी। आपका पूरा इवैल्यूएशन होगा, थोड़ा चेकअप होगा, आप फिट होगे एंड देन विल गो फॉर सर्जरी। उसके अलावा भी देर आर, अभी तो पहले जब 20 साल पहले एक लेज़र विजन करेक्शन होता था, नाउ वी हैव 3 डिफरेंट मशीन्स फॉर लेज़र विजन करेक्शन। तो अगर आप इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं हो देन यू कैन चूज़ दिस, इफ इसके लिए सूटेबल नहीं हो देन यू कैन चूज़ दिस, इसके लिए सूटेबल नहीं हो तो फेकिक लेंस, फेकिक लेंस के लिए सूटेबल नहीं हो तो वी कैन डू अ क्लियर लेंस एक्सचेंज। सो आजकल अभी तक अब तो ऐसा है कि आप कोई भी पेशेंट चश्मा उतराने आए तो उसका चश्मा उतर सकता है।
ऐसे So, कोई इतनी मेजर ड्रॉबैक्स नहीं है मेजर डॉक्टर ड्रॉबैक नहीं है। कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है नहीं, वो वी स्क्रीन देम आउट कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। बट इसमें बस यही मान सकते हैं कि इट्स अ सर्जरी, सो एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, ओके बट जनरली डोंट हैपन। सो ड्राइव आप भी करते हो, मुझे नहीं लगता लास्ट एक्सीडेंट कब हुआ था, ड्राइव मैं भी करता हूँ। सो एनीथिंग कैन हैपन इन द प्रोसीजर, बट इट्स वेरी सेफ नाउ। ऐसे कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि सर्जरी दोबारा करनी पड़े Again, as time is passing by, repeat surgeries are not there, दोबारा नहीं होती है। सो 15 साल 20 साल पहले टचअप प्रोसीजर्स करते थे, बट अभी तो मैंने 15 साल से कोई देखा नहीं है किसी को। एक बार करा लिया तो आपको चश्मे जी। से जी, राहत मिल बहुत सकती है। बहुत रेयर, मतलब आई वुड से कि नामात्र कह सकते हैं उसको। डॉक्टर आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि रकुल प्रीत सिंह ने स्टार आईसीएल सर्जरी करवाई थी और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मैं भी पहली बार ये पढ़ रही थी। ये सर्जरी लेजिक सर्जरी से कैसे अलग यही है? मैं आपको फेकिक लेंस के बारे में बता रहा था ना, जैसे हाँ। कॉन्टैक्ट लेंस आपने अंदर वियर कर ली हो, ये वही है ये वही। स्टार सो आईसीएल। स्टार आईसीएल इज अ ब्रांड ऑफ फेकिक लेंस। ओके सो देर आर मल्टीपल फेकिक लेंस, मतलब नेचुरल लेंस के ऊपर ही लेंस डल जाए, तो उसकी अलग अलग ब्रांड्स के अपने अपने नाम होते हैं। सो दैट्स स्टार आईसीएल, स्टार इज अ कंपनी, सो स्टार आईसीएल इज अ ये है कंपनी। सब वही सर्जरी फेकिक लेंस है, हाँ। फेकिक लेंस जो परमानेंट लेंस आपके आईज में जी, लग जी, जाता है। जी। इसका कॉस्ट आपने वही वाला है 2 के आसपास पड़ता है दोनों आंखों को। और आपको चश्मे से पूरी तरीके से ये जनरली हम फेकिक लेंसेज जिनमें लेजर विजन करेक्शन हाँ। नहीं कर सकते उनमें करते हैं। जैसे सो नॉर्मली लेजर, मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। सो लेजर विजन करेक्शन -6 -7 के बाद ना हम करते नहीं है, क्योंकि वो शेप को जो चेंज करना था वो एंटिसिपेशन पे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, तो देन वी डोंट टच द कॉर्निया एंड वी इम्प्लांट न्यू लेंस लाइक अ कॉन्टैक्ट लेंस इनसाइड द आई। सो मैं आपको बताया ना कि हम कैटरेक्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, 40 के बाद अपने चश्मा उतराना है। -18 है तो हम फेकिक लेंस भी डाल सकते हैं जो आईसीएल डलवाया है, और कम पावर में लेजर भी कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए 18 साल के बाद हर किसी के लिए चश्मा उतराने का ऑप्शन खुला है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जैसे डॉक्टर अभी बात ही कर रहे थे हम कि स्क्रीन एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है ना कि छोटे से छोटे बच्चे को आजकल चश्मा लग गया है। मुझे लगता है हर दूसरे आदमी को चश्मा लगा हुआ है। ऐसे में क्या कोई नेचुरल तरीके हैं जिससे मैं अपनी आईसाइट इंप्रूव कर सकती हूँ? चश्मा इम्प्रूवमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो एक बार लग जाए तो लोअर पावर्स कैन गो डाउन 0.5 0.75, वो भी अपनी मसल पावर चेंज करके आप उसको अडेप्ट कर लेते हो। बट नेचुरल तरीके में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आउटडोर खेलना, विच इज़ डिफिकल्ट इन दिस पोल्यूशन। वही तो, जाएं कैसे बाहर? तो प्लेइंग फॉर 40-45 मिनट्स आउटसाइड द हाउस, मे बी इन अ स्टेडियम और सो, would definitely help you in reducing the power, और at least speed रोक देता है, speed of progression is less. Secondly, जितना छोटा स्क्रीन साइज होगा उतना ज़्यादा पावर फास्ट बढ़ेगा। सो चूजिंग अ बिगर स्क्रीन साइज वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर कि बच्चों को मोबाइल पे मत दिखाइए, अगर आपको दिखाना है तो टीवी दिखा दीजिए। डेफिनेटली, अच्छा, so that's a bigger screen ना। ओके तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, जितनी चीज़ें दूर होंगी उतना ज़्यादा बेटर होएगा। नेचुरल रेमेडी में उसके अलावा बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा रहता है रेटिना के लिए, जिसमें बचपन में सुना होगा गाजर का जूस पीना है, हाँ। पालक खानी है, साग खाना है। सो इनमें बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं विच आर गुड फॉर आई हेल्थ। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइनेस। सो जो आजकल पॉल्यूशन है, एलर्जीज हो रही है, इसमें विटामिन सी और डी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी और विटामिन डी जी। सो अभी हम लोग आजकल ज़माना आरओ वाटर का, तो उसमें सारे मिनरल्स तो निकल जाते हैं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ वाटर और फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूट जो हम खाना खा रहे हैं, फोर्टिफिकेशन मतलब उसमें एक्स्ट्रा विटामिन हों तो वो बेटर रहता है। नहीं तो हम विटामिन डी के अलग से वी कैन हैव सैशे विच वी कैन पुट इन आवर मिल्क, या बच्चों की मिल्क में डाल सकते हैं। तो उससे हमारा जो आई का जो टीयर फिल्म है वो बहुत अच्छा बना रहता है, और जो पोल्यूटेंट्स अंदर गए हैं वो सारे वॉश ऑफ होते रहते हैं। सो वाटरिंग ना एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का टू वॉश ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स। जितना पानी निकलता रहेगा उतने पोल्यूटेंट्स बाहर निकलते रहेंगे। सो इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म।
सो इसमें भी ना बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट वायरस काम करते हैं. सो विटामिन डी हेल्प्स इन दैट. एंड विटामिन सी डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. सो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए मतलब, जी. विटामिन सी एंड विटामिन डी आर वेरी वेरी हेल्पफुल. जिन बच्चों को चश्मा है और वो बहुत फास्ट बढ़ रहा है तो उसके लिए आजकल एक ड्रॉप्स यूज़ करते हैं हम लोग, 0.01% एट्रोपिन कहते हैं, जिससे हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और पावर बढ़ना थोड़ा कम हो जाती है. इसके अलावा आजकल मायोपिया प्रोग्रेशन प्रिवेंशन ग्लासेस आ गए हैं. चश्मे, ऐसे चश्मे आ गए हैं जो कि नंबर बढ़ने की स्पीड को थोड़ा कम करते हैं. तो डॉक्टर जो एंटी ग्लेयर कहते हैं वो यही है? नहीं, एंटी ग्लेयर इज टोटली डिफरेंट. Okay. दैट इज टू प्रिवेंट द ग्लेयर. ये लाइट जल रही है, इसका ग्लेयर आ रहा है, दैट्स एंटी ग्लेयर. मायोपिया प्रोग्रेशन प्रिवेंशन ग्लासेस हमारी आई को एक तरीके से बुद्धू बनाते हैं और उसको, सो आई का पावर क्यों बढ़ता है? आई का पावर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्रेन को लगता है कि आई को साफ नहीं दिख रहा, तो वो आई की लेंथ बढ़ा देता है कि शायद साफ दिखेगा शायद, तो उससे पावर बढ़ जाती है. सो मायोपिया प्रोग्रेशन प्रिवेंशन ग्लासेस जो होते हैं वो इस मैकेनिज्म को थोड़ा मॉड्यूलेट कर देता है और ब्रेन को ऐसा कभी नहीं लगता कि उसको कभी धुंधला दिखे, तो वो उसकी स्पीड रुक जाती है, स्पीड कम हो जाती है. ये तो डाइटरी फैक्टर्स हो गए, डाइटरी चेंजेस हो गए, डाइटरी एंड बिहेवियरल चेंजेस. बिहेवियरल चेंजेस. कोई आई एक्सरसाइजेस भी हैं? आई एक्सरसाइजेस ना, कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस हम लोग हर कंप्यूटर यूज़र को बोलते हैं. कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस पेंसिल पुशअप्स की फॉर्म में सबने सुनी होंगी. तो एक पेन की टिप लीजिए और उसको यहाँ तक लाइए और होल्ड करिए और 10 से 20 तक गिनिए, फिर आंख बंद कर लीजिए, फिर शुरू. तो इससे जो हमारी कन्वर्जेंस है, जैसे हम, ये इंडिया टुडे का ग्रुप का पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर देखे जा रहा हूँ, सिस्टम मेरे एक ही डिस्टेंस पे है एंड आई एम लुकिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉर 8 आवर्स, तो मेरी मसल्स फटीग हो जाएंगी ना. Okay. मैंने इसको उठा के भी रखा हुआ है तो भी मैं आधे घंटे में थक जाऊंगा क्योंकि मेरी मसल्स फटीग हो गई. तो ऐसे ही आई मसल फटीग हो जाती है. तो इसके लिए आई एक्सरसाइजेस जो कंप्यूटर वाले पेशेंट्स हैं, जैसे डिजिटल आई स्ट्रेन अगर आपको बचाना है तो उसमें एक्सरसाइजेस काम करती है. ऐसी 2-3 एक्सरसाइजेस और बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए. कि पेन वाली आपने बताई पेन है. वाली बेस्ट रहती है. ओके. आई मूवमेंट एक्सरसाइजेस और फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहती है. आगे आपने देखा होगा आजकल सबके आई बैग्स आ गए हैं. राइट. सो आई बैग्स बहुत कॉमन हो गए हैं बिकॉज अगेन प्रीमेच्योर एजिंग के कारण रिंकलिंग ऑफ स्किन फास्ट स्टार्ट हो जाती है और अंदर का फैट बाहर आ जाता है. तो एक तो आई मूवमेंट एक्सरसाइज जो हम लोग बचपन में करते थे, पहले करते थे लोग, बोलते थे पापा में कि हरी घास पे चलो और आई एक्सरसाइजेस करो, राइट लेफ्ट देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रोटेटरी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फेशियल एक्सरसाइजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ये जो आसपास का एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आई बैग्स कम होते हैं और आई की फुलनेस बहुत कम होती है. कई लोग बोलेंगे मेरी आई धसी रहती है क्योंकि फैट बाहर आ जाता है. बिकॉज वी हैव नेवर एक्सरसाइज फॉर आवर आईज, वी एक्सरसाइज फॉर आवर मसल्स, बॉडी लिम्ब मसल्स, वी एक्सरसाइज फॉर एब्स बट वी डोंट एक्सरसाइज फॉर आईज. राइट. एब्सोल्युटली. तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. डॉक्टर, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली जो कि परमानेंट आई डैमेज कर रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमने अभी तक टच नहीं किया और जो आगे आने वाले टाइम में परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण बनेगा वो है डायबिटीज़. अच्छा. सो इफ़ वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, इफ़ वी आर नॉट वर्किंग आउट प्रॉपरली, वी आर गोइंग इन अ डायरेक्शन ऑफ गेटिंग डायबिटीज़. एंड डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आई परमानेंट डैमेज हो जाती है. सेकेंडली, अपने आप को चेक ना करवा के अलग से एक प्रॉब्लम है क्योंकि ग्लोकोमा, काला मोतिया, सो कैटरेक्ट रिवर्सिबल है, चश्मा रिवर्सिबल है, बट डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण जो विजन चला गया और काला मोतिया ग्लोकोमा के कारण जो विजन चला गया वो वापस नहीं. इरिवर्सिबल है ये कुछ केसेस में. ग्लोकोमा तो 100% रिवर्सिबल है. डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर टाइमली मैनेज हो जाए तो रिवर्सिबल है. तो ये जो बीमारी है, जो ग्लोकोमा किन को होता है, ग्लोकोमा पता ही नहीं चलता है. इट्स अ साइलेंट किलर. आप ऑल ऑफ अ सडन आप चेक कराने जाओगे तो आपकी विजन जा चुकी होगी. तो पता कैसे चलेगा डॉक्टर? तो चेक करवा के. अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको डायबिटीज है, विदाउट डायबिटीज, ग्लोकोमा किसी को भी हो सकता है. सो जैसे हम हेल्थ चेकअप कराते हैं 40 के बाद हर साल या 2 साल में एक बार, तो आई चेकअप बहुत मैंडेटरी है फॉर ग्लोकोमा. इसको ग्लोकोमा स्क्रीनिंग बोलते हैं. इनफैक्ट अभी बिकॉज ऑफ दिस जो अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको ग्लोकोमा के कारण
विजन लॉस हो जा रहा है, तो इसके चलते या डायबिटीज़ के कारण जिनको पता नहीं चल रहा, सो वी हैव लॉन्च्ड अ डिफरेंट प्रोग्राम in the form of iSetu, which we'll be disclosing soon. But it's for prevention of vision. It's targeted for prevention of vision. So we'll be launching iSetu from iClinics. So it's actually so पेशेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने आता है, बट ट्रीटमेंट से पहले ही अगर सब कुछ पता चल जाए और वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, तो दैट्स व्हाट आई सेतु इज. इट्स अ ब्रिज बिटवीन आई केयर एंड पीपल. सो अच्छा, वन थिंग दैट आई हैव बीन हियरिंग ऑल दिस व्हाइल, जैसे मुझे खुद 0.25 ग्लासेस लगे हुए थे और 0.5 भी हो गया था बीच में, फिर कम भी हुआ. मुझे लोगों ने बोला चश्मा मत लगाओ वरना पावर बढ़ जाएगा. मिथ है? एब्सोल्युटली मिथ है. सो जैसे मैंने बोला 0.5 तक का हम मसल्स हमारी यूज़ कर लेती है. अगर छोटा बच्चा है, ग्रोइंग एज में है, उसकी हाइट अभी तक नहीं बढ़ी है, 16-18 साल तक, उसको 0.5 पावर है, सो 0.5 इज़ वेरी लेस. सो अगर 0.5 तक पावर है, देन यू कैन जस्ट होल्ड ऑन एंड सी इफ़ ही रिक्वायर्स. अगर प्रोग्रेशन होता है तो चश्मा दे सकते हैं, बट 1 एंड अबव है. अच्छा. और 18 साल से कम का बच्चा है तो डेफिनेटली पावर देना चाहिए, बिकॉज अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स लीड टू मोर पावर इंक्रीज. बट 18 साल के बाद या 20 साल के बाद आपकी कोई भी पावर है, इट डजेंट मैटर. सो ग्रोइंग एज में जब तक हमारी हाइट बढ़ रही है, तब तक के लिए जो पावर है दैट शुड बी गिवन, प्रॉपर ग्लासेस शुड बी गिवन. उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसको चाहिए वो लगाए, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं. अच्छा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है? एट योर एज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके. एट माई एज इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. इवन इफ मेरे को -6 भी है तो भी मैं बिना चश्मे के रह सकता हूँ. उस चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा, वो बात अलग है, मुझे दिखेगा नहीं. हाँ, बढ़ेगा नहीं. मेन चीज ये है ना, हम क्या करेक्टिव मेजर्स टिल कर सकते 18 हैं. इयर्स ऑफ एज अगर 0.5 से ज़्यादा पावर है तो वी शुड यूज द ग्लास, बिकॉज सो एक्सेसिव नियर वर्क, नॉट यूजिंग प्रॉपर ग्लास पावर एंड ओनली इंडोर लिविंग लीड्स टू वेरी हाई पावर्स. जो आजकल मतलब मजबूर हैं हम लोग ना, घर के अंदर बंद है एक तरीके से, प्रदूषण इतना ज्यादा है. और एक और चीज है डॉक्टर, जैसे हम देखते हैं ना थिएटर्स में हम जाते हैं, एकदम अंधेरा है और हम फिल्म्स देखते हैं, और मैंने अक्सर अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को मुझे डांटते हुए देखा है कि तुम बिल्कुल भी अंधेरे में चीजें मत देखो, अंधेरे में पढ़ो मत, ट्यूबलाइट की रोशनी में किताबें मत पढ़ो, उससे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है. मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और मुझे लगता है अक्सर लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं. ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? सो अगेन ये भी ना हमारी मसल्स को बड़ा कंफ्यूज कर देता है. मसल्स को कंफ्यूज कैसे करता है कि जब हम साइड में देख लेंगे तो अंधेरा है, तो इट्स लाइक अ कैमरा. डिम लाइट में कैमरा शटर हैज़ टू बी मोर वाइड ओपन एंड ब्राइट लाइट में इट हैज़ टू क्लोज डाउन. सो आसपास अंधेरा है और यहाँ पर लाइट है, तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे देखेंगे, शटर बंद होएगा, शटर खुलेगा, शटर बंद होएगा, शटर खुलेगा. सो इट विल लीड टू स्ट्रेन. हो गई. प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाएगी, पावर बढ़ जाएगी. सो पावर बढ़ती ही तब है जब फोकसिंग अच्छी ना हो. तो आपने टेढ़ा बैठ के देख रहे हो, चलती गाड़ी में पढ़ रहे हो, डिम लाइट में पढ़ रहे हो. टेढ़ा बैठ के भी नहीं पढ़ना चाहिए. हाँ, सो द थिंग्स आप लिखा ऐसे हो, आप ऐसे पढ़ रहे हो, तो ब्रेन अडेप्टेशन उसको सीधा कर रहा है. कब तक सीधा करता रहेगा? तो सिलेंड्रिकल पावर आ जाएगी. सो एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं इसको. सो टेढ़ा पढ़ने से एस्टिग्मेटिज्म बढ़ता है, चलती गाड़ी में पढ़ने से. सो जब भी फोकस डिफोकस फोकस, सो आप अंधेरे में कर रहे हो, ऊपर देखा शटर खुल गया, अंधेरा था क्योंकि, फिर लाइट पे देखा, फिर शटर बंद हो गया. इसी चीज़ में आई फोकस डिफोकस करती रहती है और पावर बढ़ जाता है. सो कांस्टेंट ऐसा करने से बहुत परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं. आई थिंक बीच में न्यूज़ भी आई थी, कुछ लोग तो ब्लाइंड भी हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए ओवरनाइट, जिन्होंने आई थिंक इंग्लैंड में देयर वर एपिसोड्स ऑफ पीपल हु वर यूजिंग मोबाइल्स ओवरनाइट फॉर 2-3 days और 4 days एंड दे गॉट टेम्परेरी ब्लाइंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है ना बहुत ज़्यादा. तो रात को जो लोग मोबाइल देखते हैं, खास तौर पर उनके लिए सो यू शुड हैव एडवाइस है. एम्बिएंट लाइट, थोड़ा छोटा सा लाइट बल्ब, नाइट बल्ब जला होना चाहिए, ताकि शटर परमानेंटली थोड़ा सा बंद ही रहे. आई का जो शटर, इसको प्यूपिल बोलते हैं. सो द प्यूपिल ओपन्स, प्यूपिल क्लोजेस डाउन. प्यूपिल बंद और खुलने से जो रेज जा रही हैं वो अलग अलग तरीके की रेज जाती है. सो मिक्स एंड मैच हो जाता है, वो ब्रेन उतना अडेप्ट नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म तक. छोटे दिन तक कर लेता है. सो ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी मार्वलस क्रिएशन ऑफ गॉड, बट उसको हम मिस यूज़ करेंगे तो दिक्कत आएगी.
डॉक्टर जैसे अभी बार बार हम हर चीज़ को प्रदूषण से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यही सबसे ज़्यादा सीरियस इशू बना हुआ है। वाटरी आईज, या कभी कभी ऐसे इरिटेशन हो जाता है बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल फ़ोन या फिर कोई डिजिटल गैजेट यूज़ करने के बाद। कौन से आई ड्रॉप्स है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अक्सर लिखा होता है ना कि 3 महीने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें। सो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कहते हैं उसको। अच्छा। इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर टू द आई। जैसे हम मॉइस्चराइजर स्किन पे रोज़ लगाते हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कैन बी बॉट ओवर द काउंटर और बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है और कोई भी यूज़ कर सकता है विदाउट एनी साइड इम्पैक्ट। 3 महीने का इसलिए होता है क्योंकि सो जनरली दीज ड्रॉप्स आर एक्चुअली मेंट फॉर 1 मंथ ओनली, Okay. नॉट 3 मंथ्स। इंडिया में बिकॉज बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धूल मिट्टी बहुत रहती है, तो वो ड्रॉप्स के अंदर ही बैक्टीरिया ग्रो करने का रिस्क रहता है। आजकल वैसे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें दे हैव वैल्व्स इनसाइड के अंदर, बाहर से अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, अंदर से ही बाहर आए। सो 1 महीने तक तो दे हैव प्रिजर्वेटिव्स, जिसके कारण से वो उसकी शेल्फ लाइफ बन जाती है। जैसे हम अचार है, अचार में हमने तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, दैट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। बट अगर आपने कोई और चीज़ रख दी तो उसमें फंगस ग्रो कर जाती है। ऐसे ही ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि 1 महीने तक शेल्फ लाइफ होती है, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, तो इसलिए वो हार्मफुल हो जाता है। फेंक देना चाहिए 1 महीने के बाद ही, हाँ, आप कहेंगे? विंटर्स में यू कैन पोस्टपोन इट अ लिटिल बिट, बट समर्स में डेफिनेटली एक शुड नॉट यूज इट बियॉन्ड अ मंथ। आई की बात है। आप कुछ इन्फेक्टेड आपने सॉल्यूशन आई में डाल दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इट शुड नॉट बी यूज्ड। लेंसेज के बारे में भी हमने बात की थी डॉक्टर, आपने बताया था जब हम सर्जरीज के बारे में बात कर रहे थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज एक टाइम आया था, एकदम बूम आया था ना कॉन्टैक्ट लेंसेज का, एवरीबडी वाज वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉस्मेटिक वाले भी आते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स आते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने सही हैं, या मैं बोलूँ कितने सेफ हैं इस्तेमाल करने के लिए, स्पेशली अगर आप उसे पढ़ने लिखने के इस्तेमाल में ला रहे हैं तो? सो कॉन्टैक्ट लेंसेज का बूम, क्योंकि आपका पावर नहीं है इसलिए आपको हाँ। पता नहीं है, तो बट कॉन्टैक्ट लेंस का बूम अभी भी है। अभी हाँ, मुझे लगता है इसीलिए तो मैं हाँ, इसलिए यू जानकारी आर नहीं आ नॉट, रही। हाँ। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको यूज़ अच्छे तरीके से करना चाहिए। सो कई तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल, 6 मंथली डिस्पोजेबल। सो एक तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत, जैसे अभी मैंने बताया ड्रॉप्स का, कि वो उसमें ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया, ऐसे ही उनका सोल्यूशंस की जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन होता है वो ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है कॉम्प्लिकेशन का, अच्छा। क्योंकि उसमें सुडोमोनास इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो अगर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से नहीं रखा हुआ, मिट्टी में रखा हुआ है, या आप हाथ बिना धोए कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, या सॉल्यूशन कहीं भी पड़ा हुआ है या पुराना पड़ा हुआ है, तो उससे फिर कॉन्टैक्ट लेंस के कारण इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सेफ़ हैं। कॉन्टैक्ट लेंस वियर करने का टाइम इम्पॉर्टेंट है कि 8-10 घंटे से ज़्यादा वियर नहीं करने चाहिए, बिकॉज आई की जो ऑक्सीजनेशन है, जो कॉर्निया ऑक्सीजनेशन है, वो एयर से ही होती है। तो बीच में अगर कॉन्टैक्ट लेंस आ जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, विच लीड्स टू ड्राइनेस। ओके। तो यूज़ ऑफ lubricating drops while wearing contact lenses is a very good idea. Wearing them for a short time is a very good idea. Wearing daily disposable lenses, because उसमें contact lens solution का ज़्यादा रोल नहीं रहता। फ्रेश खोला, लगाया, और वो करा। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हाथ धो के, हाथ धो के, और कुछ लोग लगा के भी सो जाते हैं। वो बहुत गलत है। सो आर्ली बेसिस पे वी आर डिस्कसिंग। सो 8 hours इज़ अ गुड टाइम, 10 hours इज़ लाइक लिटिल डिफिकल्ट। और किसी ने सो गया तो वो तो 12-14 घंटे लगाया हो ना, पहले से लगाया हुआ था, सो इट बिकम्स 24 hours, तो कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ओके। तो कॉर्निया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। कोई भी चीज़ ड्राई हो जाएगी तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। स्किन भी ड्राई हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही कॉर्निया अगर ड्राई हो जाएगा ओवरनाइट कॉन्टैक्ट में, प्लस इट्स अ फॉरेन बॉडी, तो बॉडी में इतना ज़्यादा उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो जाएगा, आँख लाल हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, सो इट बिकम्स अ हैवक। ऐसी खबरें भी तो आई थी डॉक्टर बीच में कि लेंसेज पहने थे, मोबाइल यूज कर रहे थे और फिर जल गए, ऐसी इस टाइप की भी थी ना। यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी वेरी डेंजरस। यस, इट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, आई वुड से। तो Okay. जैसे ही कॉर्निया ड्राई हो जाएगा ना, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। तो देन इट बिकम्स वो तो ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और कॉस्मेटिक लेंसेज हाउ सेफ आर दे, वो कितने सेफ हैं अगर कोई उसको डेली इस्तेमाल कर रहा है? दे आर अगेन सिमिलर, अगर अच्छी ब्रांड से यूज़ कर रहे हैं तो दे हैव द सेम रिस्क फैक्टर्स एंड सेम आउटकम्स एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज
उसकी बस ब्रांड्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी डिपेंडेंट होते हैं वो, बिकॉज यू आर वेयरिंग मेकअप विद देम, सो थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं। हाँ, और ये भी है ना डॉक्टर, अगर लेंस आंखों के अंदर ही टूट जाए या अटक जाए, उस केस में क्या कर सकते हैं? सो आइडियली तो अगर आपको आदत है निकालने की, तो यू कैन सी इन द मिरर एंड टेक इट आउट इमीडिएटली, और यू शुड विजिट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली, शुड Yes. नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि वो इरिटेट करता रहेगा, आप आँख नहीं खोल पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव इट आउट, नहीं तो आँख लाल हो जाएगी और फिर वो उसमें इन्फेक्शन करना रहेगा। ये जो फैशन कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ये विजन को तो नहीं इम्पैक्ट करते No, होंगे? not at all if they are again used hygienically. हाइजीनिकली एंड यूज गुड ब्रांड्स। Use good brands, yes. यूज गुड ब्रांड्स। मेकअप के बारे में अभी आपने जिक्र किया था, तो मेकअप में खुद भी बहुत ज़्यादा काजल लगाया करती थी। अभी भी ना हम कॉन्स्टेंटली मस्काराज यूज़ कर रहे हैं, आई मेकअप में अब आई लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो भी मेरी आईज को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है? So allergic conjunctivitis बहुत कॉमन होता है ओवर यूज ऑफ मेकअप से, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि कुछ पेशेंट्स एलर्जिक नहीं होते, कुछ पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं। सो रेडनेस, वाटरिंग, इचिंग कैन हैपन विद ओवर यूज ऑफ मेकअप। सम पेशेंट्स टू गो टू ड्राइनेस की स्टेज पे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है। बट रिमूविंग मेकअप सोने से पहले विद अ गुड मेकअप रिमूवर इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एंड जिसको एलर्जी है, जैसे कई लोगों को किसी क्रीम से एलर्जी है, किसी चीज़ से ऐसी किसी को अगर काजल से एलर्जी है तो ना यूज़ करे। सो दैट वन हैज़ टू डिसाइड पर्सनली कि उसको क्या सूट कर रहा है। मतलब अगर मैं वैसे रोज यूज कर रही हूँ तो मेरे को But if आईसाइट you- पे इम्पैक्ट नहीं होगा? आईसाइट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट इफ़ यू आर रिमूविंग इट प्रॉपरली, ओके। इफ इट स्टेज देयर देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं, फिर उनकी जो जो उसमें से सिक्रीशंस निकलते हैं वो कम हो जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म ड्राइनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो वो देखा होगा आपने भी, ओवर यूज मेकअप करें तो आईज शाम को आके थक जाती है थोड़ी सी, या इची हो जी, जाती जी, है जी। इनफैक्ट। तो वो जो लोग मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इज़ अ गुड आइडिया, कि जब आपने सारा मेकअप वेकअप हटा लिया, एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल दीजिए ताकि वो सारा वॉश ऑफ हो जाए। दैट्स अ गुड आइडिया टू पुट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप व्हाइल गोइंग टू बेड इफ़ यू हैव यूज्ड लॉट ऑफ मेकअप इन द आईज। पहले जमाने में तो लोग छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत काजल लगाते थे, खैर आजकल तो अभी भी- पीडियाट्रिशियंस मना करते हैं। अभी भी सूरमा तो लगा ही देते हैं कुछ नहीं। तो वो मिसकंसेप्शंस हैं कि आंखें बड़ी हो जाती हैं, बट अब काफ़ी कम हो नहीं, आंखें तेज हो जाती हैं, ये भी क्या है? सो What उनको do अपीयरेंस doctors के लिए have to कहते say? थे कि आंखें लंबी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बट अब तो काफ़ी बेटर हो गए हैं, काफ़ी बेटर हो गए। सो वेरी रेयरली पुअर विलेज पेशेंट्स कुछ पूछ लेते हैं कि काजल लगा लें क्या बच्चे को, बट जनरली नहीं है। So it's okay. वैसे यूजिंग मेकअप इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, मैं रोज मेकअप का इस्तेमाल कर सकती हूँ और उसे रिमूव कर वो सकती मैं हूँ। कमेंट नहीं करना चाहूँगा ये मेकअप वाले टॉपिक पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। नहीं, वैसे it's not if it is again a good brand is to be Right. there। मेकअप रिमूवर से अच्छा सा मेकअप रिमूव करके सोएं, और एक लुब्रिकेटिंग डाल लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और डॉक्टर, मैंने सुना है रेटिना में भी होल हो जाता है, राघव चड्ढा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये क्या होता So है? I am a retina specialist also, fortunately unfortunately। So retina holes बहुत ही कॉमन चीज़ है, 8 से 10% पॉपुलेशन में नॉर्मली भी होती है, बट वो अनडिटेक्टेड हो जाती है क्योंकि कोई आई चेक ही नहीं कराता। सब ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, चश्मा नंबर लेते हैं, घर बैठ जाते हैं। जिसको चश्मा नहीं है वो वैसे ही नहीं चेक कराता। सो देयर आर नो रूटीन आई चेकअप्स बीइंग डन इन इंडिया। तो आई होल्स अगर 100 लोग हैं, अगर हम यहाँ 10-12 लोग बैठे तो एक में आई होल्स होंगे ही होंगे। इतना कॉमन है इतना ये? कॉमन है। तो पता कैसे चलेगा कि हमारे रेटिना चेकअप में से। होल है? अच्छा, चेकअप कराना चेकअप कोई पड़ेगा। कराता ही नहीं है। जिनका नंबर ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो राघव चड्ढा जी का नंबर ज़्यादा था, ओके। तो इसलिए उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए रेटिनल होल्स तो आई थिंक जैसे मैंने बताया, ग्लोकोमा, रेटिनल होल्स, ये सब रूटीन चेकअप में टेस्ट हो जाते हैं, कोई चेक ही नहीं कराता। लेकिन अगर अनडायग्नोज रह जाए तो सिम्टम्स क्या हैं इसके? अनडायग्नोज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं किया तो नहीं किया, नहीं तो रेटिना डिटैच हो जाता है। रेटिना, सो इट्स लाइक अ पंक्चर इन द टायर में पंक्चर हो गया है। अब ट्यूबलेस टायर है तो 100 किलोमीटर चल जाएगा, 200 किलोमीटर चल जाएगा, बट डिटेक्ट नहीं किया। अब प्रॉब्लम नहीं की तो पता नहीं चलेगा, बट अगर प्रॉब्लम हुई तो सीधा पंक्चर, हवा ही निकलेगी। सो अगर रेटिनल होल से प्रॉब्लम होनी है तो रेटिना पूरा डिटैच हो जाएगा, फट जाएगा, ओके। तो ब्लाइंड हो जाएगा आदमी और इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा मेरे तो रेटिना में होल है? होल्स दो तरह के होल्स हो सकते हैं। एक होते हैं जो जैसे मैंने बताया 10% नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं, उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो रूटीन चेकअप में पता चलते हैं।
उससे कॉम्प्लिकेशन होएगी तो 30-35 ईयर्स की एज पे या 40 ईयर्स पे रेटिना डिटैच हो जाएगा और आपको दिखना कम हो जाएगा। फील्ड लॉस होता है इनिशियली, जैसे या तो नीचे का नहीं दिख रहा या राइट साइड का नहीं दिख रहा। जब रेटिना डिटैच हो जाएगा, होल्स का कोई सिम्टम नहीं होता, ओके। या नीचे का नहीं दिख रहा या सामने का नहीं दिख रहा, इसको तो रेटिना डिटैचमेंट हो जाएगी तो पेशेंट हमारे पास आते हैं। दूसरे तरीके के होल्स होते हैं जो कि एज के साथ होते हैं, इनको रेटिनल टीयर्स बोलते हैं। एक होल है कि जो बचपन से डिफेक्ट था, एक है जो रेटिना को टीयर हुआ है, बाद में हुआ है। उसमें फ्लैशेस आते हैं सबसे पहले, जैसे कहीं तारा टूटा है या लाइट बिजली चलती है, उसको फ्लैश बोलते हैं। और फिर उसके बाद फ्लोटर्स आते हैं, आँख के आगे बिंदी 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 दिखेंगी, एंड उसके बाद विजन कम हो जाएगी। सो फ्लैशेस, फ्लोटर्स एंड देन विजन लॉस, दिस इज द ट्रायड ऑफ अ रेटिनल टीयर। एक साल में कितनी बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी है आई चेकअप? एक बार। एक बार जा रहे हो तो मोर देन एनफ सो है। मैंने टिल 18 ईयर्स ऑफ एज एवरी ईयर, अगर आपको चश्मा है तो, चश्मा नहीं है तो एवरी 2 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद आप 40 साल तक 2 बार भी चेक करा लोगे बहुत है। 40 के बाद एक बार चेक करा के उसके 1 से 2 ईयर्स, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है, बहुत पर्सनल है, एक दिन में कितना मैक्सिमम स्क्रीन टाइम होना चाहिए एक इंडिविजुअल का? अब स्क्रीन से बचना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन Right, स्क्रीन, सो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी विद ब्रेक्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली भी बैठ रहे हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट की ब्रेक लेके देन यू कैन स्टार्ट अगेन। सो वी कैन नॉट अवॉइड स्क्रीन्स नाउ, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी आर मतलब यही बोलूँगा कि हमें तो इतना बाय गॉड्स ग्रेस दैट वी डोंट हैव टू सिट ऑन कंप्यूटर्स, तो वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें इंटरेक्ट करना है पेशेंट के साथ। सो वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे कि हमें स्क्रीन पे नहीं बैठना। डॉक्टर, इतना एडवांसमेंट हो गया है साइंस में और अब तो सब एआई से पूछ रहे हैं सारे सवाल, तो ऐसे में होम रेमेडीज भी लोग एआई से ही पूछ लेते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, रोज वाटर डाल लो, कुछ लोग कहते हैं कैस्टर ऑयल डाल लो, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप गूगल कर लीजिए आपको 1000 चीजें मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं सलाइवा लगा लीजिए सुबह का पहला, कि कितना कारगर है आपके आई साइट को बेहतर करने के लिए? सो जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी ना एक मार्वलस क्रिएशन है। हर बॉडी के सिक्रीशन का एक पीएच होता है, अगर फिजिक्स में पढ़ा हो आपने, सो वाटर का न्यूट्रल पीएच होता है। सो बॉडी ने या भगवान ने आई के अंदर इतने डिफरेंट सॉल्यूशंस डाले हुए हैं जिनका डिफरेंट पीएच है। कोई भी ड्रॉप्स या कोई भी दवाई आप बाहर से उठा के डाल लेंगे वो आई को सूट कर ही नहीं सकती। अभी तक पिछले 50 साल से हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, अभी तक ऐसी ड्रॉप्स नहीं बनी जो बिल्कुल आइडियल टीयर हो। हमारे जो नेचुरल आंसू होते हैं ना, जो आइडियल टीयर का काम करे, ऐसी कोई ड्रॉप्स नहीं बनी। तो अभी तक हम उस लेवल तक मेडिकली भी नहीं जा पाए, तो होम रेमेडी में कैसे चले जाएंगे? तो ये तो बहुत अपने आप को आहत करने वाली बात है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि सलाइवा लगा लो या वो लगा लो। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज इट वुड नेवर मैच द पीएच ऑफ आवर टीयर्स, तो वो नुकसान देगी ही देगी। एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे केमिकल बर्न्स के रिस्क रहते हैं, और वो सॉल्यूशन में कोई बैक्टीरिया हो या कोई इन्फेक्शन हो तो उससे इन्फेक्शन अलग हो जाएगा। सो ईदर वे केमिकली और इन्फेक्शियस तरीके से ही आई को डैमेज कर सकता है परमानेंटली। तो कहीं भी पढ़ के वो नहीं अपनाना चाहिए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और आइज का सवाल है, आंखों का सवाल है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आयुर्वेदा के बारे में क्या बोलेंगे? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं। सो दे आर ऑल कैलिब्रेटेड, आई मस्ट से। सो कैलिब्रेशन किया हुआ है, आज से नहीं, हज़ारों साल से कैलिब्रेट किया हुआ है चीज़ों को, एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई जाती है। सो वी आर नॉट अगेंस्ट देम। वो डिफरेंट साइंस है, आई हैव नेवर रेड अबाउट इट, बट इट्स बिन देयर, हमारे पुरखों की, हमारे पुश्तैनी साइंस है, तो वो कैलिब्रेटेड है, मतलब हर चीज़ का एक साइंस है। तो साइंस को साइंस की तरह यूज़ किया जाएगा तो इट वुड नॉट हार्म। सो होम्योपैथी ड्रॉप्स भी आती हैं, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स भी आती हैं, बट लेमैन तरीके से कैस्टर ऑयल डाल लेना या गुलाब जल डाल लेना वो एक गलत बात है। सो नेचुरोपैथी में जो ड्रॉप्स उन्होंने बनाई हुई है वो कैलिब्रेट करके बनाई हुई है, वो रूटीनली यूज़ कर रहे हैं उसको। सो बट वी कांट कमेंट ऑन दैट। तो डॉक्टर,
इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत भी पोल्यूशन से की थी और आजकल पोल्यूशन के बारे में ही सबसे ज़्यादा बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि AQI इतनी सीवियर स्तर पर पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में रेड आइज, इरिटेशन इन आइज, आंखों से पानी निकलना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। क्या कर सकते हैं हम इससे निजात पाने के लिए? सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहली चीज़। सो आउटडोर्स जितना कम से कम हो सके, विच इज़ अगेन I would never like that, but सिचुएशन ही ऐसी है. Using air purifiers at home, putting eye drops, lubricating eye drops to remove all the pollutants, reducing extra pollutants like eye makeup. एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट ही है हमारी आई के लिए, तो जो आजकल के दिनों में आई मेकअप कम से कम होना चाहिए. अच्छा, ओके। वॉशिंग आइज जनरली एज अ डॉक्टर मैं इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं करता. सो आई वुड प्रेफर कि हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करें. मतलब जब भी घर से बाहर से घर आए तो आई तो अच्छे से वॉश कर ही लें बार से. एंड फॉर इनसाइड आई वी शुड पुट अ ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप. Traveling in a four-wheeler is a better option. Traveling in a metro is a better option. इसके अलावा I think having a good nutrition is very important. So taking high levels of vitamin C, vitamin D and vitamin A would help us preventing eye allergies. And whenever required, see a doctor. That is most important, क्योंकि आप उसको so it's a प्रोपोर्शनेटली बढ़ता रहता है. सो अगर आज हुआ, आपने नहीं किया, कल रिएक्शन डबल हो जाएगा, फिर नहीं हुआ ट्रीटमेंट, फिर 4 टाइम्स हो जाएगा. सो बहुत ज़्यादा रेशो से बढ़ता है. तो आपको इमीडिएट उसको स्टॉप करने के लिए, उस कंजेशन, उस रेडनेस को स्टॉप करने के लिए यू रिक्वायर समटाइम्स ड्रॉप्स. तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं. हाँ, अपना ख्याल रखना है, लेकिन एंड में डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है. होम रेमेडी जितना प्रिवेंशन हो सके दैट इज़ बेटर देन क्योर. बट अगर ज़रूरत पड़ रही है, प्रिवेंशन से काम नहीं चल रहा, तो क्योर भी करना है ना, ट्रीटमेंट भी लेना है उसको. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन. हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही. और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगली बार हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी आंखों का भी, क्योंकि आखिरकार ये आंखें ही तो आपकी दुनिया का विंडो हैं.